हेलो फ्रेंड्स। सो आज से आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। सीरीज क्या, ये आज ही हम फिनिश कर देंगे। जितनी भी बीएमएस का जो मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल पार्ट है, उसमें जितने भी उन्होंने जो ड्रग्स बता रखे हैं जो आपको स्टडी करना है, वो कंप्लीट मैंने एक पीडीएफ डिजाइन की है जिसमें आपको कंप्लीट, नॉट डिटेल में बट इतना ज़रूर इसमें बताया जाएगा कि आप एग्ज़ाम में ईज़िली आप उसको स्टडी कर सको और आप लिख सको। क्योंकि यूज़ुअली क्या होता है कि 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 2 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो 2 to 5 मार्क्स का जो जितना भी कंटेंट होगा, उसमें आप इजीली स्कोर कर पाओगे। होता क्या है कि जैसे पूछा एग्जामिनर ने पूछ लिया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोकल एनेस्थीसिया, तो क्या क्या लिखना होगा? तो उसकी डेफिनेशन लिख दो 1 मार्क के लिए। नंबर 2 में मॉडर्न ऑफ मोड ऑफ मैकेनिज्म लिख दो, है ना? और उसके कुछ एग्जाम्पल दे दो। इतना ही 3 मार्क्स के लिए इनफ होता है। ठीक है, तो 3 to, हाँ, यदि वो 5 मार्क्स में पूछता है तो क्लासिफिकेशन लिख दो थोड़ी सी, है ना? तो इजिली आप 3 to 4 मार्क्स इजिली आपके आ सकते हैं। ठीक है, सो डरने की बिल्कुल ही बात नहीं होगी। यहाँ पर मैंने इस तरह सीरीज तैयार किया है कि आपको डेफिनेशन, उसका मोड ऑफ मैकेनिज्म एंड एग्जाम्पल्स एंड क्लासिफिकेशन आपको मैं जरूर बताऊँ। 3 to 5 मार्क्स के लिए इतना एग्जाम में लिखना होता है, एग्जाम पर्पज के लिए है। वैसे हम बात करें, वैसे तो काफ़ी डिटेल में है फार्माकोलॉजी, बट फॉर एग्जाम पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लोकल एनेस्थीसिया? द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स आर वीक बेसिस, these are the weak bases which can reversibly inhibit the voltage sensitive sodium channels and transmission of impulse. This is very important definition. These are the weak base and reversibly inhibit the voltage sensitive sodium channel. ठीक है, सो डेफिनेशन होगी 1 मार्क के लिए। नंबर टू देखें तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर की आपको इतनी नीड नहीं है, सीधा हम मैकेनिज्म में आएंगे। मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, वो नर्व मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर देती है। पेनिट्रेशन ऑफ नर्व मेम्ब्रेन that enters into the axon of the nerves, blockage of voltage gated sodium channels and inhibit the generation and prevent and inhibit the generation and propagation of action potential। ये छोटा सा जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपके लोकल एनेस्थीसिया का। क्लासिफिकेशंस की बात करें तो लोकल एनेस्थीसिया 2 टाइप का होता है, ईस्टर का होता है और अमाइड का होता है। ठीक है, तो ईस्टर में, जो ईस्टर से आपके, इसमें आपका ऑक्सीजन लगा होता है, अमाइड्स वाले में नाइट्रोजन लगा होता है। ठीक है, और इसको हम अगेन हम क्लासिफाई कर सकते हैं सरफेस लोकल एनेस्थीसिया एंड इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थीसिया। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स याद करने होंगे, जैसे आप बेंजोकेन याद कर सकते हो, लिग्नोकेन आप यहाँ पर याद कर सकते हो, कोकीन आप यहाँ पे याद कर सकते हो एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो हम जहाँ पर आ, वो लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, यहाँ पर इरिटेशन हो सकती है। यहाँ पे इरिटेशन नहीं लिखा है, बट इरिटेशन भी हो सकती है, एंजाइटी पेशेंट को हो सकती है, ट्रीमर्स हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, नर्वसनेस पेशेंट को हो सकती है। तो कुछ साइड इफेक्ट भी लिख दोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या लिखना है, डेफिनेशन क्या है उसकी, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है, उसके एग्जाम्पल एंड साइड इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपको 5 चीजें पेपर में मेंशन करनी होंगी 3 to 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो लोकल एनेस्थीसिया हमारा खत्म हो गया, छोटा सा था। नंबर 2 आता है एंटीपायरेटिक। पायरेटिक मतलब फीवर, एंटी मतलब जो फीवर को डिक्रीज करे। एंटीपायरेटिक्स आर दोस ड्रग्स विच ब्रिंग्स बैक द बॉडी टेम्परेचर टू द नॉर्मल रेंज। यहाँ पर आप ऐसा करना कि जो नॉर्मल रेंज होती है वो लिखना मत भूलना फीवर की। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स आर दोस ड्रग्स विच ब्रिंग बैक द बॉडी टेम्परेचर टू द नॉर्मल range of reference by promoting heat loss through vasodilation and sweating। एंटीपायरेटिक ड्रग से क्या होता है, वेसोडाइलेशन होता है एंड स्वेटिंग होती है। 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेटिंग एंड वेसोडाइलेशन। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप कभी जो पीसीएम लेते हो तो आपको स्वेटिंग काफी ज्यादा होती है। ठीक है, ड्यू टू पीसीएम। मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे आप कोई भी एंटीपायरेटिक लेते हो, ये साइक्लोजिनेस इनहिबिटर होती है। ये एक्यूरेटली आपको बताऊं तो मैं कोक्स थर्ड, ये जो कोक्स हैं आपके 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3, ये थर्ड वाले को इनहिबिट कर देती है जो आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस में ही आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, तो कोक्स 3 एंजाइम जो आपका हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है वहां पे जाकर इसको इनहिबिट कर देती है एंड अल्टीमेटली लोअर द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है,
इससे एग्जांपल में बात करूं तो इबुप्रोफिन हो सकता है, एस्पिरिन हो सकता है और आपका जो पैरासीटामोल हो सकता है। साइड इफेक्ट की बात करें, ड्राई माउथ हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन। एलर्जी आप हर जगह लिख देना, एलर्जी जो एलर्जी साइड इफेक्ट है वो कॉमन है सभी के लिए। साइड इफेक्ट कोई भी आप साइड इफेक्ट भूल रहे हो तो एलर्जी को मत भूलना, एलर्जी सबके लिए कॉमन होगा, क्योंकि कोई भी मेडिसिन खाने से पेशेंट को एलर्जी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसक्विलाइजर। ट्रांसक्विलाइजर्स क्या होते हैं? ट्रांसक्विलाइजर्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस एंजाइटी, जो एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जो टेंशन को रिड्यूस करते हैं, एनी टाइप ऑफ फियर, टेंशन, प्रोवाइडिंग द कामिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली जिसका एक्शन होता है ये गाबा रिसेप्टर में बाइंड होती हैं ड्रग्स। ठीक है, जो ट्रांसक्विलाइजर्स आपकी ये गाबा रिसेप्टर में बाइंड होती है, वहां से ये जो जो आपके ट्रांसक्विलाइजर हैं ये क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर देते हैं, उस उसकी वजह से हाइपरपोलेशन हो जाता है मेम्ब्रेन का एंड अल्टीमेटली डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान रखना, छोटा सा इसका मैकेनिज्म है। ट्रांसक्विलाइजर से करते हैं, गावर चैप्टर में बाइंड होते हैं, क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, हाइपरपोलेशन हो जाता है, अल्टीमेटली आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे सिम्टम्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, एंजाइटी, टेंशन, फियर, सारे के सारे जो सिम्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो ट्रांसक्विलाइजर क्या करता है, इट डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ट्रांसक्विलाइजर्स आपके टू टाइप के हो सकते हैं, नंबर वन एंटीसाइकोटिक एजेंट्स होते हैं और नंबर टू आपके एंसियोलिटिक एजेंट्स होते हैं। ठीक है, एंटीसाइकोटिक जो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स है मेजर इश्यूज लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर्स, हेलुसिनेशंस में काम आता है। इसके जो आपके एग्जांपल हैं बेंजोडाइजेपिन, आप याद रखना बेंजोडाइजेपिन में जितने भी ड्रग्स आएंगे वो इसमें आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करें एंजियोलिटिक्स में, एंजियोलिटिक में बात करें तो यूज टू ट्रीट एंजाइटी, एंजाइटी या टेंशन को ट्रीट करने में काम आते हैं। एक एग्जांपल है डाइज़ेपाम। ठीक है, या मिडास भी आप दे सकते हो और डाइज़ेपाम भी आप दे सकते हो। साइड इफेक्ट क्या है? स्लो हार्ट रेट हो सकती है, इरिटेबिलिटी आ सकती है, इम्पेयर्ड जजमेंट हो सकता है, लास्ट वन आवर फेवरेट इज एलर्जी। एलर्जी पेशेंट को किसी भी ड्रग से हो सकती है। ठीक है, तो ट्रांसक्विलाइजर भी हमारा खत्म होता है। उसके बाद आते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीफ ड्रग्स। एनाल्जेसिक आर द ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस द पेन, मेनली मस्कुलर पेन, स्केलेटल पेन, इन्फ्लामेटरी पेन एंड मेंस्ट्रुअल पेन। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज पेन किलर। तो इसका एक्शन क्या है? सेम इसका एक्शन रहेगा जैसे फीवर का बताया था, इट इनहिबिट द कोक्स एंजाइम, कोक्स 1 एंड कोक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, दैट अल्टीमेटली डिक्रीज द सेंसिटाइजेशन ऑफ द नर्व्स एंड रिड्यूस पेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म याद करना, कभी कभी ये 7 to 8 मार्क्स का भी एग्जाम में आ सकता है। इसका क्लासिफिकेशन जरूर आप याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन इसका। इसका क्लासिफिकेशन 4 टाइप का होता है। सबसे पहले आता है नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, नंबर 2 आता है प्रेफरेंशियल कोक्स इनहिबिटर, नंबर 3 हाईली सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, नंबर 4 इज एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद लो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ये चारों के चारों क्लासिफिकेशन आप याद रख लेना विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। नॉन सिलेक्टिव का मतलब है, देखो कोक्स ना 2 टाइप का होता है, कोक्स 1 एंड कोक्स 2। जो कोक्स 2 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पेन के लिए, तो हमें यूजली में ना कोक्स 2 ही इनहिबिट करना होता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन है जो दोनों को इनहिबिट कर देती हैं, तो उसी के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब है ये 1 को भी इनहिबिट कर देगी और 2 को भी इनहिबिट कर सकती है, कोई इसकी चॉइस नहीं है। तो यहाँ पर ये आपकी अगेन 5 टाइप्स की आती है। नंबर 1 सैलिसाइक्लिक आता है, फिर प्रोपिनोइक, इनोलिक, एसिटिक एसिड एंड फिमेमिक एसिड। तो नंबर 1 सैलिसाइक्लिक की बात करें तो एस्पिरिन एक एग्जांपल आपको याद रखना है। नंबर 2 प्रोपाइनिक में नेप्रोक्सन आप याद रख सकते हो, इबुप्रोफिन आप याद रख सकते हो, और जो आपका इनोलिक है उसमें पैरोक्सिक में आप याद रख सकते हो, एसिटिक में आप इंडोसिन याद रख सकते हो, और फिनेमिक में आप मिफिनेमिक एसिड आप याद रख सकते हो। प्रिफेंशियल की बात करें
तो सबसे इंपॉर्टेंट डाइक्लोफिनेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंशियल में डाइक्लोफिनेक याद हो जाता है, सबको पता होता है। हाईली सिलेक्टिव कोक्स की बात करें तो इटोरिकोक्सिब आपको याद रखना है, इटोरिकोक्सिब मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन इज एनाल्जेसिक, इसमें आप पीसीएम याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये चार जो है आपको, ये आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करें, एलर्जी कॉमन है सबके लिए, स्टमक अल्सर हो सकते हैं, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है इसका स्टमक अल्सर, स्टमक अल्सर नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम देखते हैं एंटी एपिलेक्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेक्टिक ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट एपिलेप्सी, सीजर डिसऑर्डर, जिनको सीजर्स आते हैं, जिनको दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं, उनको ट्रीट करने में जो मेडिसिन यूज होते हैं उनको एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं, यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी, सीजर, फिट्स, ठीक है। इसका मैकेनिज्म काफी ब्रॉड है, लेकिन 3 मैकेनिज्म यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। इट एनहांसमेंट ऑफ गाबा एक्शन, सब मेडिसिन जो है वो गाबा एक्शन को प्रमोट करती हैं, सम आपकी सोडियम चैनल को इनहिबिट करती हैं, सम आपकी कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। क्योंकि और सोडियम चैनल को इनहिबिट करने से और आपके CO2 प्लस चैनल को इनहिबिट करने से फिट्स आपके कम हो जाते हैं, सीजर्स आपके कम हो जाते हैं, ठीक है, और गाबा को बढ़ाने से कम हो जाते हैं। तो अलग अलग टाइप की मेडिसिन है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ मैकेनिज्म। तो एनहांसमेंट ऑफ गाबा एक्शन ड्यू टू बेंजोडाइजेपिन, इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल, कार्बामाजेपिन एंड डेड ब्लॉक कैल्शियम इज वेलप्रोइड। तो आप ये याद रख सकते हो, छोटा सा ही है। साइड इफेक्ट्स की बात करें, एलर्जी आप हर किसी में लिख देना, हम एलर्जी को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी कहते हैं, ब्लड विजन हो सकता है, सिडेशन हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, नोजिया हो सकता है, ठीक है। तो नोजिया वॉमिटिंग वेरी कॉमन है, जब कुछ भी याद ना आए तो हम नोजिया वॉमिटिंग तो लिख ही देते हैं, ठीक है। अब आता है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। देखो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट दी हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की रेंज पता होनी चाहिए, वो जरूर आपको एग्जाम में लिखना है। जनरल मैकेनिज्म वैक्सीन काफी ब्रॉड है, क्योंकि एक मेडिसिन नहीं है बस कि मैं जिसका आपको मैकेनिज्म बताऊं। तो इसमें हो सकता है कि सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स और इसके कुछ टाइप से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपकी डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स मतलब जो जो हमारी बॉडी से यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, जिनको हम लूप डायूरेटिक्स भी कहते हैं। इससे एग्जांपल आप लैसिक्स याद रख सकते हो, LASIX, ठीक है। सम आपकी CCB होती हैं, सम आपकी AC इनहिबिटर्स होती हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट होती हैं, सम आपकी बीटा ब्लोकर्स होती हैं, सम आपकी अल्फा ब्लोकर्स होती हैं, सम आपकी वेसोडाइलेटर्स होती हैं, सम आपकी रेनिन इनहिबिटर्स होती हैं, सम आपकी एंडोथिलिन रिसेप्टर ब्लोकर होती हैं, सम आपकी अल्फा 2 एगोनिस्ट मेडिसिन होती है, ठीक है। तो इनका एक एक एग्जांपल आप याद रख लेना, नहीं हुआ तो एक बारी मैं एंटी हाइपरटेंसिव की डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एलर्जी, वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो आता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है एंटी एंजाइनल। एंटी एंजाइनल मतलब जो एंजाइना का पेन जो होता है, आपने देखा होगा सब पेशेंट आते हैं जिनको चेस्ट में पेन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको हम कहते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ये क्या करती है, इनका जो एक्शन क्या है, इट डिक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, जो हमारी मायोकार्डियल मसल है उसकी ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं, सप्लाई को बढ़ा देते हैं, एंड एक्ट एज अ एंटी प्लेटलेट। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका मैकेनिज्म। इसका यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव नहीं आएगा, ठीक है, काट देना इसको। हाँ, इसके जो ड्रग्स हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, CCB, बीटा ब्लॉकर्स और नाइट्रेट। नाइट्रेट्स आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोग्लिसरीन जो सबलिंगुअल देते हैं हम, बीटा ब्लॉकर्स हम एटेनॉल दे सकते हैं, या एम्लोडिपिन हम मेडिसिन दे सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम एम्लोडिपिन मेडिसिन देते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें हेडेक, पाल्पिटेशन, वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, एलर्जी, तो आपको लिखना है, ठीक है। फिर आता है आपका एंटी प्लेटलेट। प्लेटलेट मतलब जो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब जो प्लेटलेट्स आपके जो ब्लड में घूम रहे हैं उनको चिपकने से रोकती है। एंटी प्लेटलेट्स आर दी ड्रग्स यूज्ड टू प्रिवेंट द एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट, मतलब ब्लड को क्लॉट होने नहीं देती और थ्रोम्बस फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो इनका सिंपल सा मैकेनिज्म है। एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या करते हैं, इट इनहिबिट द कॉक्स एक्टिविटी, इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ COX-2। इस COX-2 की वजह से जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है वो रुक जाता है, अल्टीमेटली आपका जो ब्लड वेसल्स है ओपन हो जाती है, खुल जाती है, ब्लड आपका इजिली पास होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें, काफी सारी क्लासिफिकेशन आपको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पर्पज से, सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल आप याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एस्प्रिन आपने याद रख लिया, या एस्प्रिन आप ऐसे करो, एक एग्जाम्पल लिख लो सिर्फ एस्प्रिन एग्जाम पर्पज से,
एस्पिरिन आप याद रख लेना, ठीक है, एंटीप्लेटलेट। साइड इफेक्ट सेम वही रहेंगे आपके, वॉमिटिंग, नोजिया, एलर्जी। हाइपोलिपिडेमिक, हाइपोलिपिडेमिक मतलब जो हमारे ब्लड में लिपिड का लेवल कम करते हैं। ड्रग्स यूज इन लिपिड एज लिपिड लिपिड लॉरिंग एजेंट्स, जो हमारे ब्लड में लिपिड के लेवल को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो सके तो लिपिड का जो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल लेवल होता है वो आपको पता होना चाहिए। यूजली जो ड्रग है वो स्टैटिन्स होती हैं, स्टैटिन्स, ठीक है। स्टैटिन्स ही ड्रग का नाम होता है। स्टैटिन क्या करती हैं, ब्लॉक द एंजाइम एचएमजी को रिडक्टेस, एक ऐसा एंजाइम है, इसको ब्लॉक कर देते हैं और इसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल पाथवे है वो आपका इनहिबिट हो जाता है और उसकी वजह से आपके लीवर में कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो स्टैटिन क्या करती है, एचएमजी को, ये ही इंपॉर्टेंट है। यदि टीचर ने देख लिया वर्ड तो आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे कि इसको पता है कि स्टैटिन क्या करता है, इट इज एचएमजी को रिडक्टेस इनहिबिटर, ठीक है। एक एग्जांपल है, साइड इफेक्ट सेम रहते हैं, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, एलर्जी। अब आता है हीमोपोएटिक ड्रग्स। हीमोपोएटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे ब्लड में सेलुलर कंपोनेंट जो ब्लड को उसको बढ़ाने में काम करती हैं। यहाँ पे हाइपोलिपिडेमिक नहीं है, ये काट देना, थोड़ी थोड़ी गलतियां हो गई हैं। यहाँ पे हीमोपोएटिक ड्रग्स है। हीमोपोएटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एनीमिया, जिसको एनीमिया के लिए अलग मेडिसिन देंगे, हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर के लिए अलग देंगे। एनीमिया के लिए सिंपल हम सिर्फ देते हैं फेरस सल्फेट की, फेरस ग्लूकोनेट की, आसान है ये। और ग्रोथ फैक्टर के लिए आपकी इपोइटिन मेडिसिन आती है, इरिथ्रोपोइटिन सीरीज की मेडिसिन आती है, इरिथ्रोपोइटिन। इसको इपोइट भी हम कहते हैं, जब मेडिसिन में लिखते हैं तो इपोइट हम करके लिखते हैं, EPOET, है ना। इपोइटिन के इंजेक्शन भी लगते हैं। तो आप देख सकते हो दिक्कत क्या आएगी, नोजिया, फीवर, चिल, नोजिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक या एलर्जी, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स, जो फिब्रिन को बनने से रोकते हैं। एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू प्रोमोट द कोगुलेशन एंड क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, है ना। ये क्या आपके कोगुलेटिंग ड्रग्स हैं, दैट यूज्ड टू प्रोमोट द कोगुलेशन। मतलब मान के चलो किसी का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको कौन सी मेडिसिन दोगे, तो कौन सी मेडिसिन दोगे, ये एंटी नहीं होगा, नहीं ठीक है, ये एंटी फिब्रिन होगा, मतलब हाँ ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर मान के चलो किसी का ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर रोकने के लिए एक मेडिसिन चाहिए कि इससे ब्लड रुक जाए। क्योंकि इमरजेंसी में जितने भी केसेस आते हैं उसको ट्रेनेक्सा देते हैं, ट्रेनेक्सिमिक एसिड हम देते हैं, ट्रेनेक्सा देते हैं। तो ट्रेनेक्सा क्या करता है, इट इनहिबिट्स द एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजेन टू प्लाज्मीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इनहिबिट्स द एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजेन टू प्लाज्मीन, बिकॉज इसकी वजह से क्लोट नहीं बन पाते। क्लोट जब तक प्लाज्मिन रहेगा तब तक क्लोट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो प्लाज्मिन आगे चलकर क्या होता है, ये जो क्लोट्स है इसको डिग्रेड कर देता है प्लाज्मिन। हमारा क्या काम है, ट्रेनेक्सा का, प्लाज्मिन को रोकना बनने से। यदि प्लाज्मिन नहीं बनेगा तो फैब्रिक क्लोट आपके डिसोल्व नहीं होंगे। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपके इमरजेंसी में भी काफी ज्यादा यूज होता है, ट्रेनेक्सा। साइड इफेक्ट क्या होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, एलर्जी, ठीक है। अब आता है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जो भी आपके अस्थमा वगैरह के पेशेंट आते हैं उनको ब्रोंकोडायलेटर हम देते हैं, जो ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, ओपन करता है। मान के चलो सिकुड़ गया ब्रोंकिया, इसको क्या करेगा, वाइड कर देगा, ठीक है। सो ब्रोंकोडायलेटर क्या करते हैं, इनका जो मेन टारगेट होता है बीटा 2 रिसेप्टर सेल्स होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हमारे ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, वो उसकी हेल्प से उसको डायलेट कर देते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं एंड अल्टीमेटली रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। होता क्या बेसिकली, एड्रेलिन, जो आपका एड्रेलिन जो हार्मोन है बॉडी में, ये जाकर बीटा रिसेप्टर में जाता है, ये डायलेट करता है यूजली, ठीक है। बट समटाइम ड्यू टू सम डिसीजेस ये आपके क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं आपके ब्रोंकाई। तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, ये बीटा 2 रिसेप्टर के पास जाकर बीटा 2 रिसेप्टर से एक्टिविटी को बढ़ा देता है, एड्रेलिन जाकर अच्छे से बाइंड होता है, उसके बाद आपका स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है, मतलब वाइड हो जाती हैं। इसके जो क्लासिफिकेशन हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। एक एग्जांपल आप याद रख लेना, बीटा एगोनिस्ट, सैल्ब्यूटामॉल। सैल्ब्यूटामॉल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एंड एक्ट एज अ बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, मतलब एड्रेलिन को बाइंड होने में हेल्प करता है, ठीक है। ये साइड इफेक्ट क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक,
एलर्जी। एरोजोल इनहेलेंट्स, इसका कुछ भी सच नहीं है एरोजोल इनहेलेंट का, शायद एग्जाम में आए भी ना। एक्सपेक्टोरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो बलगम को बाहर निकालते हैं, लंग्स और ट्रैकिया में जो जमा हो जाता है बलगम, उसको बाहर निकालने में जो हेल्प करते हैं वो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, जो म्यूकस जो जमा होता है, मतलब जो जो बलगम म्यूकस जमा होता है उसको ब्रेक डाउन करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है आपका वासा का, आप लिख सकते हो वासा का, बहुत अच्छी मेडिसिन है वासा का। इसके जो साइड इफेक्ट है पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एलर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आता है आपका डाइजेस्टेंट। ये क्या होती हैं आपकी, दैट इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड हेल्प टू इंप्रूव द लो सिक्रीशन ऑफ द GI ट्रैक्ट। इससे ऐसा कोई मॉडर्न एग्जाम्पल नहीं है इसके, ठीक है। सिरप वगैरह आते हैं आयुर्वेदिक, वो हम दे सकते हैं। नंबर 2 आता है, नहीं उसके बाद आता है आपका कार्मिनेटिव। ये प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गैस, जो मतलब काफी कोई पेशेंट जो काफी ज्यादा गैस बनती है उसको रोकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लोटिंग को रिड्यूस करते हैं। इनका मैकेनिज्म क्या है, इट डिक्रीज द सरफेस ऑफ गैस बबल के सरफेस को डिक्रीज कर देते हैं, फिर गैस नहीं बनती, ठीक है। इसका एग्जांपल है साइमेथिकॉन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत सारी सिरप में साइमेथिकॉन लिखा भी आता है। अब आते हैं आपके एंटासिड्स। एंटासिड्स आर ड्रग्स दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गैस, जो यूजली मतलब अपर जो पार्ट है हमारा अपर GI ट्रैक्ट का, वहाँ पे फॉर्मेशन गैस को रोकता है ये। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, ठीक है। एग्जाम्पल क्या इसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट वन आपका आता है एंटी अल्सर। एंटी अल्सर को हम पेप्टिक अल्सर आपने सुना होगा, पेप्टिक अल्सर को बनने से रोकना। एंटी अल्सर ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर एंड जोलिंजर एलिंसन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें होता क्या है आपके एंटी अल्सर्स में जो मेडिसिन यूज करते हैं, जनरल मैकेनिज्म क्या रहता है यूजली, इनका क्या रहता है यूजली, सबका नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी सारे वो दिए हुए हैं ड्रग्स। तो जो आपके H2 ब्लॉकर्स हैं, इनका क्या एक्शन रहता है, H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट विद H2 ब्लॉकर, ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन एंड डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड। जो हिस्टामाइन है उसका एक रोल रहता है, जो आपके एसिड आपका जो तेजाब बनता है पेट में उसको रोकने में, तो H2 ब्लॉकर्स उसको रोकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, ये जो आपका जहाँ पर आपका एसिड बनता है वहां पर प्रोटॉन पंप्स होते हैं, उसको भी इनिबिट करता है। तो उसका मैंने मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं बताया, कोई भी एक मैकेनिज्म मेंशन कर देना। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 टाइप की मेडिसिन हम दे सकते हैं, एंटासिड, H2 ब्लॉकर एंड प्रोटॉन पंप इनिबिटर। इनका एक एग्जांपल अब याद रख लेना, बस बहुत होता है। लग्जेटिव की बात करें, स्टूल सॉफ्टनर टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें 4 टाइप के क्लासिफिकेशन आपके हो सकते हैं, बल्क लग्जेटिव, ऑस्मोटिक लग्जेटिव, स्टिमुलेटिव लग्जेटिव एंड इम्यूलेंट्स, ठीक है। स्टूल सॉफ्टनर भी हम जिसे कहते हैं। तो एक एग्जांपल सबके याद रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, आपका तो लैक्टुलोज आता है, इसको डायल भी हम देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ये आपका सिरप के फॉर्म में लैक्टुलोज आता है, तो 20 to 30 ml आपको देना होता है एक ग्लास वाटर में, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक, एलर्जी, क्रैम्प, स्किन रैश, ठीक है। स्किन रैश मतलब एलर्जी। फिर आता है आपका एंटी डायरियल। एंटी डायरियल की हम बात करें तो डायरिया को प्रिवेंट करता है। डेट यूज टू ट्रीट वाटरी स्टूल्स, ठीक है, यूज टू ट्रीट वाटरी स्टूल्स। तो इसमें काफी सारी ड्रग्स हैं आपकी, लाइक लोप्रामाइड है, डाइफिनोक्सिलेट है, सम आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी हैं, मतलब सम आपके एंटीबायोटिक मेडिसिन भी हैं जो हम देते हैं। यूजली लोप्रामाइड हम देते हैं। लोप्रामाइड क्या करता है, ये जो हमारी मूवमेंट होती है GI ट्रैक की, इसको डिक्रीज कर देता है, क्योंकि जब मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे स्टूल भी काफी मतलब उस रेट में बाहर नहीं जाएंगे जिस रेट से वो जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस ड्रग एक्टिवेट दी ओपियोइड रिसेप्टर्स। ओपियोइड रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद ये एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेरिस्टालिक मूवमेंट कम हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल लोप्रामाइड आप याद रख सकते हो। साइड इफेक्ट सेम रहता है, वॉमिटिंग, डायरिया, सॉरी नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक एंड एलर्जी। नेक्स्ट वन इज आता है आपका एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक का मतलब होता है, एंटी एमेटिक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल और प्रिवेंट वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग को होने से रोके, ठीक है, या उसको रोक दे। मैकेनिज्म की बात करें तो आपने देखा होगा CTZ, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतने मार्क्स में नहीं आने वाला।
एंटीमेटिक ड्रग्स इनहिबिट द इम्पल्स दैट कैरी सिग्नल टू द हार्ट सेंटर। मतलब क्या होता है, इसके मेथड्स होते हैं वोमिटिंग आने के, और सम आपके जो मेथड्स होते हैं ड्यू टू मोशन सिकनेस होता है, और सम आपकी जो वोमिटिंग आती है स्टमक की वजह से आती है। स्टमक की वजह से आएगी वो आपकी वेगस नर्व से सेरोटोनिन से होते हुए सीटीजेड पे जाएगी, और सम आपके आते हैं ईयर की वजह से, जो आपने देखा होगा ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर होता है वेस्टिबुलर, सम आपकी वहां से आती हैं। तो सम मेडिसिन यहाँ पे ब्लॉक करती हैं, सम आपकी यहाँ पे ब्लॉक करती हैं। जो यहाँ पे ब्लॉक करेंगी, है ना, वो यूजली होती हैं आपकी H1 ब्लॉकर्स, लाइक आपकी एवोमीन, ठीक है, या प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन को एवोमीन कहते हैं। जो एल्टीट्यूड सिकनेस में जो आपको वोमिटिंग आती है, लाइक स्कोपोलामाइन, स्कोपोलामाइन हो गया, प्रोमेथाजीन हो गया, यहाँ पर कहीं पर जाकर ये ब्लॉक करती हैं और ट्रिगर नहीं होने देती वोमिटिंग को। और सम जो आपकी स्टमक की वजह से उल्टियां आती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सेरोटोनिन रिलीज होता है, तो ऑन्डेनसेट्रोन ऑल्सो नोन एज एमसेट, एमसेट आपकी कहाँ वर्क करती है, स्टमक में वर्क करती है, और आपके सेरोटोनिन को बाइंड होने नहीं देती, और मैसेज आपका सीटीजेड मतलब एक जोन होता है जहां से वोमिटिंग इनिशिएट होती है, उसको वहां पे रोक देती है, ठीक है। साइड इफेक्ट कॉमन रखना सब में। फिर आता है आपका हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स। हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स ऐसे मॉडर्न में तो बहुत ही ज्यादा कम है। डेट डेट प्रोटेक्ट द लीवर एंजाइम्स है नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन इसको लीवर 52 वगैरह आपको याद रख सकते हो, तो रख लेना, बाकी एग्जाम में आएगी नहीं। डायरेटिक्स आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स यूज टू ट्रीट स्वेलिंग एज वेल एज बीपी, है ना। हाइपरटेंशन में यूजफुल होती है, रिमूवल ऑफ एडिशनल मैटर, मतलब स्वेलिंग को ठीक करने में हेल्प करती है। क्या एक्शन होता है डायरेटिक्स का, इट इंक्रीज द यूरिन एंड सोडियम आउटपुट फ्रॉम द किडनी, डिक्रीज द सोडियम लेवल एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, क्योंकि नमक खाने से बीपी बढ़ता है, तो ये सोडियम लेवल को कम कर देती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा डिटेल में डायरेटिक्स की मैंने यहाँ पे सिंपल बता रखा है। 4 टाइप के डायरेटिक्स आपको याद रखने हैं, लूप डायरेटिक, थायराइड्स आपको सीए इनहिबिटर्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। एक एग्जांपल सबका याद रख लेना। लूप डायरेटिक्स में लैसिक्स ऑल्सो नोन एज फ्यूरासामाइड, इंडापिड, एसिटाजोलामाइड एंड आपके अमाइलोरेट, ठीक है। आप थायराइड्स में एक मेडिसिन है आपकी, मुझे थोड़ा नाम हिट नहीं कर रहा, चलो जैसे हिट करेगा आपको बता दूंगा। ये आपको एक एग्जांपल यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आपका डायरेटिक्स पे खत्म। 3 मार्क्स के लिए बता रहा हूँ कि आप भूलो ना एग्जाम में। ये हो गया आपके डायरेटिक्स। अब आते हैं आपकी एंटी डायरेटिक्स। एंटी डायरेटिक्स मतलब जो जो यूरिन के फ्लो को कम कर देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वैसोप्रेसिन। आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज इंसिपिडस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है। यूरिन ज्यादा निकलता है तो उसको कम करने के लिए मेडिसिन चाहिए, तो वहां पर आती है आपकी एंटी डायरेटिक्स। क्या करती है, इट डिक्रीज द यूरिन एंड सोडियम आउटपुट फ्रॉम द किडनी बाय इंक्रीजिंग द सोडियम लेवल एंड इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। इसका सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल है वैसोप्रेसिन, याद रखना, ठीक है। अब आता है आपका लिथोट्रिप्टिक। लिथोट्रिप्टिक मतलब जो स्टोन्स को ब्रेक करती हैं, ठीक है। सच कोई मेडिसिन स्टोन को ब्रेक करने वाली है नहीं मॉडर्न फार्मा में, 1-2 हैं, बट वो ऐसा सच यूजफुल नहीं है, यूजली सर्जरी ही करवानी पड़ती है, ठीक है। फिर आपका आता है एंटी इन्फ्लामेटरी। अभी मैंने पीछे भी बात की थी, सेम यहीं पर है, यहाँ पर मुझे लगता है दोबारा रिपीट हो गया होगा ये। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आ रही, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होंगी, इनको छोड़ दो। फिर आपका आता है हार्मोनल थेरेपी। आपने देखा होगा फीमेल्स में टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ मेनोपॉज, तो उनको हम कुछ ड्रग्स देते हैं, ये भी आपके कोर्स में ज़्यादा डिटेल में है, इसको भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका एंटी ओबेसिटी। इसको भी आप छोड़ सकते हो, पर थोड़ा सा आप पढ़ लेना कि इट रिड्यूस द अब नॉर्मल वेट गेन और कंट्रोल दी बॉडी वेट, ठीक है। ये ड्रग्स यूजली नहीं पूछी जाती, कभी एग्जाम में नहीं आती कि एंटी ओबेसिटी के बारे में बताओ। ड्रग्स इन ऑप्थेल्मिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा वास्ट है, सेपरेट इसकी बुक है, तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ ड्रग्स के नाम आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि 6 ड्रग्स लिख दो या 5 ड्रग्स लिख दो या 3 ड्रग्स लिख दो, तो आपको सिर्फ नाम याद रख लेना। फ्लॉक्सिन आई ड्रॉप्स आती है, डेक्सामेथासोन आपकी आती है, लिग्नोकेन आती है, एट्रोपिन आती है, सिर्फ नाम याद रख लेना, बस इतना वो लिखोगे तो बहुत है। फिर आती है आपकी लोकल एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब स्किन सरफेस में लगाते हैं, स्किन में या म्यूकस में लगाते हैं टू
destroy the harmful microorganism। तो इसमें आप क्या क्या लगाते हो, डेटोल लगाते हो, सल्फोन लगाते हो, आयोडीन लगा देते हो, बोरिक एसिड लगा देते हो। ये कुछ उसके एग्जाम्पल है, खुद ही आप इसमें लिख सकते हो। एंटी रैबिस, इसमें क्वेश्चन आ सकता है एंटी रैबिस में। एआरएस जिसे हम कहते हैं, एआरएस की जो डोज होती है 20 या 40, जो 20 है 20 को हम उसके बॉडी वेट से, हम इसको बॉडी वेट से इंटू करेंगे, जो भी आएगा उसको मतलब उतने अमाउंट को हम इंजेक्ट कर देंगे इंटरनेशनल यूनिट में। सम आपकी 40 वाली होती है, सम आपकी 20 वाली होती है, सम आपकी 40 वाली होती है। मतलब कुछ मेडिसिन को 20 से इंटू करना है, कुछ को 40 से इंटू करना है। जो 20 वाली होती है वो ह्यूमन से डेराइव होती है, 40 वाली एनिमल से डेराइव होती है। ठीक है, मान के चलो कोई मेडिसिन आती है ह्यूमन डेरिवेटिव एंटी रेबीज सीरम, तो उसको 20 इंटू बॉडी वेट करना है, और कुछ एनिमल्स वाली होती है उनको 40 इंटू बॉडी वेट करना है। ठीक है, फिर आता है आपके एंटीविनोम। एंटीविनोम का बहुत ही वास्ट मैकेनिज्म है, ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर एक शॉर्ट नोट आपका आ सकता है वाटर बैलेंस एंड आईवी फ्लूइड में, कि वो दे देंगे कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आपने देखा होगा आप इमरजेंसी में जाते हो, वो आप ड्रिप लगाते हो, ड्रिप की क्या वैल्यू होती है, इसका क्या यूज होता है, तो एक करके ड्रिप की बात करते हैं। एक ड्रिप होती है आपकी हाइपोटोनिक, मतलब 0.45% उसमें NaCl होता है, हाइपोटोनिक होती है। उसका कहाँ का रोल होता है, हाइपोवैल्मिया में काम आता है, हाइपोटोनिक एक्स्ट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन में काम आती है। ठीक है, ये 0.9% NaCl कहाँ काम आता है, पॉइजनिंग के केस में हम यूजली 0.9% NaCl देते हैं। अब बात आती है 3% NaCl हाइपरटोनिक, हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए, हाइपोक्लोरेमिया को, मतलब जब बॉडी में जब क्लोरीन की या सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम देते हैं। ठीक है, रिंगर सॉल्यूशन, रिंगर सॉल्यूशन जो आपका जिसको हम RL भी कहते हैं, इसको हम देते हैं वोमिटिंग में। आपने देखा होगा जो उल्टी होती है, जो वोमिटिंग होती है, तो हमारा जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बैलेंस द पीएच विद हेल्प ऑफ रिंगर सॉल्यूशन। रिंगर सॉल्यूशन कंपोनेंट आपसे पूछा जा सकता है क्या क्या होता है इसमें, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2 और NaCl3 इसमें होता है। रिंगर सॉल्यूशन इन केस ऑफ वोमिटिंग हम दे सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका 5% डेक्सट्रोस इन वाटर। 5% डेक्सट्रोस किसमें देते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया आप दे सकते हो, डिहाइड्रेशन में आप दे सकते हो। फिर आता है आपका लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन। लैक्टेटेड में क्या प्रेजेंट है आपका, लैक्टेट आयन प्रेजेंट होता है, बाकी सब सेम रहेगा। ये कहां पर यूज होता है, इन केस ऑफ बर्न, इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर, इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, 2.5% डेक्ट्रोस भी हम देते हैं, 5% डेक्ट्रोस भी देते हैं, और 5% डेक्ट्रोसिन 0.5 लैक्टेट रिंगर में भी देते हैं, अल्कलाइनिंग एजेंट है। 5% डेक्ट्रोस 0.9% मेनिंजाइटिस में देते हैं, 2.5% हम डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया में देते हैं। ठीक है, काफी सारे होते हैं, ये सिर्फ आपको मैंने जनरल बताया। फिर आता है आपका मिनरल्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनरल्स। तो कुछ मिनरल्स के नाम आपको याद रखने हैं विद देयर फंक्शंस। तो सबको पता है यार, सोडियम का फंक्शन जो होता है वो नर्व ट्रांसमिशन में होता है। जो क्लोरीन है उसका स्टमक एसिड में, जो स्टमक एसिड का फॉर्मेशन होता है वहां पर काम आता है। जो पोटेशियम, कैल्शियम या सोडियम, इन तीनों का एक्शन सेम रहता है। जो फॉस्फोरस वो दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। जो मैग्नीशियम है वो DNA रेप्लिकेशन में बहुत काम आता है। जो सल्फर है वो अमाइनो एसिड में काम आता है। आयरन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में काम आता है। जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेक्सुअल मैचुरेशन में, स्पर्म्स में, वुंड हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। आयोडीन आपको पता है जो थायराइड ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग के लिए आयोडीन नेसेसरी है। सिलेनियम की बात करें एंटीऑक्सीडेंट है। कॉपर का काम आयरन मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। मैंगनीज का बात करें तो अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में काम करेगा। फ्लोराइड की बात करें तो आपको पता है टीथ और बोन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्रोमियम की बात करें तो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है क्रोमियम। मोलिब्डेन की बात करें तो ये अमाइनो एसिड को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, छोटा सा है, हो जाएगा आराम से। फिर आते हैं आपके वाइटामिन। वाइटामिन कभी कभी राइटर शॉर्ट नोट ऑन वाइटामिन आ सकता है ADEK एंड BC। वाइटामिन ADEK आर द फैट सोल्यूबल एंड B एंड C इज वाटर सोल्यूबल। तो B और C की हमारी बॉडी में ज्यादा डेफिशिएंसी रहती है क्योंकि वो यूरिन के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और ADK क्योंकि हमारे फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं, फैट में जाकर स्टोर हो जाते हैं, इसलिए इनकी डेफिशिएंसी कम होती है। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, these all are fat soluble and B and C are the water soluble। तो एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि ये मतलब ये कौन सी बीमारी को बचाते हैं। ठीक है, ये आसान है, आप कर लोगे। फिर आपका आता है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल मतलब जो
फंगस की ग्रोथ को रोके, ठीक है। एंटी फंगल ड्रग क्या करते हैं, एंटी फंगल जैसे आपने दिया, वो सेल वॉल को सिंथेसिस को ब्रेक डाउन कर देंगे, डीएनए रेप्लिकेशन को ब्रेक डाउन कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, माइटोसिस को इनहिबिट कर देंगे, या ग्लूकेन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से आपके फंगस की ग्रोथ नहीं हो पाती है। कुछ इसके एग्जाम्पल है मिकोनाजोल, नियोमाइसिन, क्लोमेट्राजोल, एम्फोटेरिसिन भी। बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कॉमनेस्ट एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। साइड इफेक्ट सिंपल वही रहेंगे, वॉमिटिंग, हेडेक, नोजिया, एलर्जी, ठीक है। फिर आता है आपके एंट हेलमिंथिक ड्रग्स, मतलब जो पेट में जो आपके कीड़े पड़ जाते हैं, पैरासाइट्स हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, उनको मारने के काम आते हैं इनहिबिट और किल द ग्रोथ ऑफ पैरासाइट्स एंड वर्म्स। ये क्या करते हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, इनहिबिट द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपने देखा होगा जब आपने स्पिंडल फाइबर पढ़ा होगा तो माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली को रोक देते हैं वहां पर जाके उन वर्म्स की, और उनको मार देते हैं। एग्जाम्पल क्या, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ये बहुत कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुत आसान है, 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए एक्शन, 1 मार्क का एग्जाम्पल, 3 मार्क्स हो गए। अब आता है एंटी फ्लेरियल। फ्लेरियल मतलब आपने देखा होगा जो आपने यूचेरिया बैंक्रोफ्टी जो आपने बीमारी पड़ी होगी, इसमें एक टांग जो पूरी सूज जाती है अच्छे तरह से, उसको हम फ्लेरियल, उसको हम फ्लेरिसिस भी कहते हैं, ठीक है। एक्शन क्या होता है इनका एंटी फ्लेरियल ड्रग्स का, इनहिबिट दी आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड को इनहिबिट कर देता है, और उसकी वजह से इम्यूनिटी ऑफ फ्लेरिसिस, वो उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, और उनकी ग्रोथ जो खत्म हो जाती है, वो मर जाते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है डाई इथाई कार्बामेजीन, ठीक है। क्या क्या सिम्टम आएंगे, डिजीनेट, स्वेलिंग, इचिंग, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एलर्जी। फिर आता आपका एग्जाम्पल, फिर आपका ड्रग आता है इमी, फिर आपका एग्जाम्पल, फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अमीबीसाइडल ड्रग्स, सॉरी। तो अमीबीसाइडल क्या होता है, जो अमीबा को मारता है, अमीबा मतलब जो प्रोटोजोआ को मारता है। इससे एग्जांपल है आपका आंट अमीबा हिस्टोलिटिका, आपने देखा होगा डायरिया वगैरह भी होता है अमीबा से, तो आंट अमीबा हिस्टोलिटिका को मारता है। क्या करता है, डीएनए को डैमेज कर देता है, डीएनए को डैमेज कर देता है, तो उससे वजह से उनकी डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है, मेट्रोनोजोल, टिनोडोजोल, क्लोरोक्विनिन, साइड इफेक्ट सेम रहेंगे। एंटी मलेरिया, मलेरियल ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 आप मलेरिया ड्रग याद रख लेना। एंटी मलेरिया ड्रग्स आर यूज्ड टू इनहिबिट और किल द ग्रोथ ऑफ द प्लाज्मोडियम स्पीसीज, प्लाज्मोडियम को इनहिबिट कर देता है, मार देता है। ये क्या करते हैं, हीम जो ग्रुप होता है उसके साथ बाइंड होता है, स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ हीमोजोन, बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोजोन का बनना, हीमोजोन को इनहिबिट कर देते हैं, और इसकी वजह से प्लाज्मोडियम की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल हम बात करें तो क्लोरोक्यूनिन, हाइड्रोक्लोरोक्यूनिन आप याद रख सकते हो, साइड इफेक्ट इसके सेम रहेंगे। अब आता है आपका एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की बात करें, डेट यूज टू इनहिबिट और किल दी माइक्रोब्स एक्सेप्ट वायरस, वायरस को नहीं मारते, सिर्फ माइक्रोब्स को मारते हैं। एक्शन क्या है, सेम एक्शन रहेगा, डेट इनहिबिट द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत सारे इसके मैकेनिज्म होते हैं, मैंने सिंपल बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर क्या होते हैं, सबको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल सबका दे रखा है, जो सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं सेफेलोस्पोरिन, जो मेम्ब्रेन को इनहिबिट करते हैं पोलीमिक्सिन, जो बैक्टीरिया को मार देते हैं रिफेम्सिन। फिर आपके सल्फोनाइट्स आते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। साइड इफेक्ट जो मैं बताता रहा हूँ वही आपको लिखने हैं। एंटीहिस्टामाइन की बात करें बहुत डिटेल्ड में एंटीहिस्टामाइन, तो यहाँ पर जो एंटीहिस्टामाइन की बात हो रही है वो बात हो रही है H1 की, और यहाँ पर जो बात होगी वो होगी H2 की, ठीक है। H1 3 टाइप के होते हैं आपके हिस्टामाइन, H1, H2, H3। H3 का भी ऐसा कोई रोल नहीं है, H1, H2 आप याद रखना। H1 जो है वो एलर्जी से रिलेटेड है, H2 आपकी वॉमिटिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स स्पेसिफिकली H1 block the histamine receptor, stop the production of histamine and reduce the allergy। क्लासिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपके प्रोमेथाजीन है, सेकंड जनरेशन में आपकी लिवोसिट्रीजिन है, ठीक है। साइड इफेक्ट की हम बात करें तो ड्रोजिनस, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है, अदरवाइज नहीं। नंबर 2 अगेन एंटीहिस्टामाइन आता है, एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स ब्लॉक द H2 रिसेप्टर्स, डिक्रीज द हिस्टामाइन। काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं बट यहाँ पर आप H2 का एग्जांपल याद रख लें, सिमेटाडिन, रेंटेक, थर्ड और फोर्थ छोड़ देना, ठीक है। फिर आती है आपकी स्टिप्टिक्स, स्टिप्टिक्स आर दी एंटी हिमोरेजिक ड्रग्स, एंटी हिमोरेजिक ड्रग्स। स्टिप्टिक्स आर दोज ड्रग विच स्टॉप द ब्लीडिंग बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल, इसमें आपका अल्म आ जाएगा,
जो फिटकरी होती है ना वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डेट चेक्स दी पॉपुलेशन, है ना। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है काफी डिटेल में है। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती हैं वो हमारी बॉडी में एलएच और एफएसएच को लेवल को डिक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता है। सम जो होती है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टिन होती है, वो क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकोस को थिक कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म हो सकते हैं। सबसे पहला कंबाइंड, नंबर 2 इज प्रोजेस्टिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। याद रख लेना क्या एग्जाम्पल। साइड इफेक्ट की बात करें तो सेम ही रहते हैं यूजली साइड इफेक्ट, ठीक है। फिर आते हैं आपके कलेक्टोगोस, ये क्या होता है, लैक्टेशंस को प्रमोट कर देते हैं, जिनके मतलब मिल्क नहीं आता है उनमें मिल्क इंक्रीज करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है। क्योंकि जो मिल्क को इनहिबिट करता है वो D2 रिसेप्टर है। D2 रिसेप्टर यदि ब्लॉक हो जाएगा तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मतलब डोपामाइन डोपामाइन 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं ये। एग्जाम्पल इसका डोमपेरिडोम और मेटाक्लोप्रामाइड। आयुर्वेदा की बात करें तो शतावरी। फिर आते हैं आपकी ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग सॉरी, that increase or stimulate the activity of uterine cavity, uterus, or increase the contraction of uterus। जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिक ड्रग्स। एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा पेरगोटमाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे ही किसी की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना होता है तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों बढ़ता है, ड्यू टू Ca2+ साइन। तो Ca2+ साइन को बढ़ा देते हैं ये ड्रग्स, ठीक है। फिर आपका आता है, फिर आपका थोड़ा सा फिर आप खत्म ही हो गया आपका, ठीक है। जो आपके बचे एंटी डायबिटिक और एंटी थायराइड। एंटी डायबिटिक की हम बात करें तो एंटी डायबिटिक आर दोज दैट डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इंसुलिन, और दूसरा आप ले सकते हो मेटफॉर्मिन। बहुत सारे एग्जांपल है बट मैंने ऐसे ब्रीफ में दे दिया है आपको ये। मेटफॉर्मिन आप दे सकते हो। इंसुलिन कैसे काम करता है, इंसुलिन हमारे रिसेप्टर्स में जाकर बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द टारगेट सेल। जो टारगेट सेल है वहां पे जाकर बाइंड होकर GLUT5 को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज सेल में चला जाता है। ये होता है इंसुलिन का काम। मेटफॉर्मिन भी, आप काफी सारे ड्रग्स हैं आपके एंटी डायबिटिक की, इसको भी डिटेल में वीडियो में बना दूंगा। 3 वीडियोस में अलग से बना दूंगा, एक हाइपरटेंशन की, एक डायबिटीज की, ठीक है। और एक NSAID की वीडियो बनी हुई है आई थिंक। हाइपरटेंशन की और डायबिटीज की वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। फिर आता है आपका एंटी थायराइड ड्रग्स भी मुझे बनानी है, ठीक है। तो बीपी, थायराइड और डायबिटीज की मैं थोड़ी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आपका पूरा BMS में जितने भी सब टॉपिक्स दे रखे हैं, यदि मैं स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक छोड़ दूं जनरल फार्माकोलॉजी वाले, तो पूरे ही आपके ड्रग्स इसमें आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसकी PDF भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। PDF चाहिए तो PDF ले लेना, वीडियो आप देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, और इम्प्रूवमेंट के लिए आप मुझे भी बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।